गालिब का एक शेर था, बहुत सुना था पहलू है दिल के। देखिए करेक्ट कीजिएगा गलत होगा तो। चीर के देखा तो कुएं कतरा ना मिला। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने जो एक बम बोले थे कि मैं बम फोड़ दूंगा, मेरे पास जो वोट चोरी के से संबंधित बहुत से ऐसे दस्तावेज हैं, अब मेरे पास फैक्ट हैं और मैं इतने सबूत रखे इकट्ठे करके रखे हैं कि मैं उससे वो बम के समान है वो, मतलब फोड़ दूंगा तो तहलका मच जाएगा। और राहुल गांधी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया लाइव और उसमें इन्होंने वो बम को फोड़ा। लेकिन जब मैं पूरा जो देखा, जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो मुझे पता नहीं फुसकी भी हमसा लगा। अब क्यों मैं बताऊंगा। एक तो पहले तो राहुल गांधी का जो कांग्रेस हेडक्वार्टर भी नया बना हुआ है, वो बार बार एक चलाते थे कि अरे यार देखो बीजेपी ने इतना बड़ा हेडक्वार्टर कैसे बना दिया, पैसा लूट के बनाया है। यही बात उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए, लेकिन अपने हेडक्वार्टर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। काफी हाईटेक हेडक्वार्टर है और राहुल गांधी का जो एकदम मोटिवेशनल स्पीच की तरह उन्होंने, या आपने देखा होगा कई लोग जो आईएएस से संबंधित पढ़ाई कराते हैं, जो उनका डिजिटल एजुकेशन से संबंधित जो उनका पोर्टल है, बहुत से आपको मिलेंगे जो शिक्षक है जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर वीडियो बना के पढ़ाते हैं। उस तरह का उन्होंने पूरा हाईटेक बनाया हुआ था, एकदम पूरा बड़ा सा स्क्रीन और एक चेयर एक टेबल रखा हुआ था सर। और जानते हैं राहुल गांधी का स्टाइल है अपना, मतलब वही टी शर्ट, वो लग रहा है कि 2000 जो भारत जोड़ो यात्रा आया था उसके बाद वो टी शर्ट उनके स्किन का पार्ट हो गया है। जहां जाते हैं वो टी शर्ट पहन गया। और एक पजामा आजकल लोग पहनते हैं। अक्षय कुमार को भी देखा है, वो टांग के ऊपर पजामा लेके रखते हैं, एक तरफ ऊपर रहता है एक तरफ नीचे रहता है। तो वो भी राहुल गांधी, और राहुल गांधी पता नहीं मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, कौन सा बेल्ट है। तो उस तरह का उसके बाद उन्होंने बहुत दस्तावेज स्क्रीन पे चल रहा था, उन्होंने एकदम प्रेजेंटेशन दे रहे थे, इतना मोटा उन्होंने फाइल करके लिया था डॉक्यूमेंट, जो सबूत है वो। अब मैं धीरे धीरे सबूत को, इसके कई पहलू हैं। तो उन्होंने बोला कि जो वोटर, जो हर स्टेट का बताया कि जो वोटर है, तो वो वोट कैसे बढ़ गया, उनकी ये एक सवाल का मेन मुद्दा था। जाएंगे आप देखेंगे, वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट है और फिर उसको काट काट के दिखाना पड़ेगा। तो मैं मोटा मोटी बताता हूं कि मतलब उन्होंने पहला ये बताया कि भाई वोटर जो है बहुत बढ़ गए। अब सबसे बड़ी बात है कि वो उस जमाने में रहते हैं। आप देखिए, अभी जाकर आप उठा के गूगल में सर्च कीजिए कि हर दिन भारत में कितने बच्चे पैदा होते हैं, तो वैसे ही आपको मिल जाएगा उसका रिकॉर्ड कि हर दिन में कितना होता है, हर सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो वैसे ही कितने लोग एनरोल कराते हैं वोटर आईडी के लिए हर दिन। तो वोटर आईडी ऑब्वियसली बढ़ जाता है, चाहे इलेक्शन के टाइम पे तो बढ़ेगा वो। पहला तो ये तो बढ़ेगा ही। अब जो एक इसका दूसरा पहलू है कि फिर अगर उन्होंने एक चीज दिखाया कि देखो भाई, लोगों ने अलग अलग जगह पे एक ही व्यक्ति का नाम बताया, बाद में उसमें इलेक्शन कमीशन ने बाद में दिया, कोई श्रीवास्तव था, उनके वोटर आईडी को उनको दिखाया कि देखो कितने जगह पे उनका वोटर आईडी है। तो गवर्नमेंट एसआईआर के माध्यम से यही तो बोल रही है। अब आप बिहार में इसका विरोध कर रहे हो आप कि भाई, मान लो कि जैसे कि मैं बिहार का रहना, मैं मुंबई शिफ्ट हो गया तो मेरा वोटर आईडी वहां भी है, मैं वोट देने नहीं जाता। यहाँ से मुंबई से कौन वोट देने जाएगा। सीमान में यहाँ से मतलब आपको अगर ट्रेन से जाएंगे तो 30-40 घंटे लग जाएंगे, फ्लाइट से भी जाएंगे तो 7-8 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे। मैं यहाँ से एयरपोर्ट जाइए 1-1.5 घंटे लग जाएगा, वहां से फ्लाइट पकड़िए। तो ऐसा तो नहीं कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा और फ्लाइट फट से उड़ गया मेरे साथ और चला गया वहां। वहां पे आधे घंटे 45 मिनट लग जाएगा आपको चेकिंग करने में। तो 2-2.5 घंटे लग गए। उसके बाद 2 घंटे का फ्लाइट मान के लिए, फिर दो तो 4.5 घंटे हो गए, फिर बाहर निकलेंगे आधा घंटा, वो मान लीजिए 5 घंटे हो गए। फिर वहां से मैं कोई टैक्सी पकड़ू, वहां से 2-3 घंटे का रास्ता है सीमान। तो स्टेशन टू स्टेशन आधा घंटा पकड़ लीजिए, तो 5.5 घंटे होगा। 3 घंटे अगर मान लीजिए कि मैं सिवान पहुंचू, 8.5 घंटे हो गया पहुंचने में।
इतना पैसा खर्चा करके मैं तो कम से कम वोट देने के लिए एक यहाँ दे के वहां तो जाऊंगा नहीं। तो क्या होता है कि वैसे वोटर काफी बढ़ गए और आईडी बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा मतलब जद्दोजहद नहीं है। इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन अभी लेके आया है कि बोल रहे हैं कि 2003 के बाद जितने लोग नागरिकता है उनको अपना पेश करना पड़ेगा सबूत कि भाई वो भारत के नागरिक हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनके लिए, क्योंकि आजकल आधार कार्ड भी से कोई वोट बनवाता तो आधार कार्ड यहाँ भी दे सकते हो वहां भी दे सकते हो। आप किसी तरह भी वोटर आईडी बनाना कोई बहुत बड़ा आज के टाइम में वो नहीं है बनाना। तो इसलिए इन चीजों को कम करने के लिए कोई किसी का देहांत हो गया, कोई जगह छोड़ के चला गया, तो उनको नाम काटना पड़ेगा और जो नए हैं उनको जोड़ना पड़ेगा। तो राहुल गांधी अब जो डॉक्यूमेंटेशन लेके आया तो यही तो एसआईआर बोल रही है कि एक आदमी का कई जगह नाम, तो उसको काट के समराइज करना पड़ेगा, रियल जो वोटर है उनको देखना पड़ेगा। अब उन्होंने एक बोला कि पहले जो है जब इनके जमाने में जो वोटिंग होती है मतलब कागज से वोटिंग होती थी, वो बोल रहे थे मत पेटी में जब डाले जाते थे, वो शायद उस टाइम को भूल जाते हैं कि कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी, कैसे बूथ लूटे जाते थे। अच्छा एक चीज मैं बीच में बोल दूं कि इसका हवाला भी देते हैं कि एक तो ईवीएम को बोलते हैं कि ईवीएम खराब है, और वहीं पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हुआ था पंजाब के टाइम में, तो वहां पे जो धांधली किया था वहां के जो इलेक्शन आयुक्त ने, जबकि वो स्टेट का काम है, वो उससे मतलब वो दिल्ली के जो म्युनिसिपल जो इलेक्शन कमीशन उसके अंतर्गत आता है, वो मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका काम नहीं है, उसका उसमें कोई रोल नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी वो मतपेटी थे, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि विदाउट ईवीएम का मतपेटी में डाल के वोटिंग किया गया था। तो अब वहां पे चोरी हो रहा है तो वहां पे ईवीएम तो है नहीं, तो वहां पे भी गलत है और ईवीएम भी गलत है। मतलब मोटा मोटी मान के चला जाए कि बोल रहे थे कि वहां पे मत की चोरी हो रही, तो वहां तो ईवीएम था नहीं। और ये अरविंद केजरीवाल से लेके राहुल गांधी के पूरा टीम इसको लेके उजागर करती है, तो इस पे कोई ध्यान नहीं देता कि भाई वहां तो ईवीएम था ही नहीं, तो तुमको अब ईवीएम भी नहीं चाहिए और तुमको वो भी नहीं चाहिए, मतलब तुमको वो चाहिए जिसमें तुम जीत जाओ। तो ये एक चीज है। अब इसमें आते हैं कि कह रहे थे कि नहीं आप देखो आज कितने फेज में इलेक्शन हो रहे हैं कि वो धांधली के लिए होता है। आप उठा के देखिए 2004 से ही शुरुआत है, ठीक है 2004 में बीजेपी की उस समय गवर्नमेंट थी, उनके टाइम में जो इलेक्शन हुआ होगा, लेकिन 2009 और 14 कितने फेज में इलेक्शन हुए जाके आप गूगल में सर्च करिए, कहीं 7 है कहीं 9 है। तो उस समय उन्होंने क्यों राहुल गांधी क्या ना स्टडी तो करते हैं नहीं, बस बोल देते, जैसे अरुण जेटली पे उन्होंने बोल दिया और उनको पता ही नहीं था कि जब अरुण जेटली पे वो जो आरोप लगा रहा है उसके पहले अरुण जेटली जो है दिवंगत हो चुके थे, मतलब उनका देहांत हो चुका था। तो राहुल गांधी इस समय स्टडी बोल देते हैं बस, और उनके चिले चपाटे लग जाते हैं इसको ट्रोल वो करने के लिए। अब उनको अब एक और इसमें चीज था कि उन्होंने बोला कि जो वोटर बढ़े, उन्होंने नाम दिखाया कि देखो कितना वोटर नाम बढ़ गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वोटर आईडी बढ़ जाता तो उसमें जो पहले वोटर जितने संख्या होगी वो आप 290 से उठाइए या जब से वोटिंग हो रहा है, तो वोटर जो जनसंख्या के साथ जो वोटर देने वाले वोटर की संख्या बढ़ती गई है। अब उठा के देखेंगे साल दर साल हर साल जब जब चुनाव हुआ है, जितने भी लोकसभा चुनाव हुआ जो भी चुनाव है, तो उस समय का वोटर कितना था, उस समय आपको इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लेके आप जाइए वाईकी पे भी मिल जाएगा इंटरनेट पे कि उस समय कितने लोग वोट देते थे, उसके बाद उसके 4 साल के बाद कितने लोगों ने वोट दिया, तो आपको जनसंख्या बढ़ती दिखेगी, वोटर की संख्या बढ़ती दिखेगी। तो उनको ये समझ में, वही बोल रहा हूँ ना, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो बढ़ गए। अगर अब इसमें इसी से दूसरा सवाल है, उनको कैसे पता है कि जो वोटर बढ़ रहा है वो बीजेपी को ही वोट देगा? भाई अगर वोटर बढ़ रहा है वो 4 आदमी को दिखा रहा हो किसी को भी वोट देगा, उनको कैसे पता है कि बीजेपी को वोटर है वो? तो राहुल गांधी का अपना कुछ अगर देखा जाए तो उसमें एक तो उसमें देखिए लाइट भी कट गई थी और लोग हंस भी रहे थे, मतलब लोग फोन पे भी लगे थे, लोग हंस भी रहे थे। उसमें एक टाइम आया कि अब जनगण मन भी शुरू हो गया, उसी समय राहुल गांधी जब अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे। अब सवाल ये होता है कि ये तो राहुल गांधी के अपना जगह पे वो दे रहे थे, अब यहाँ तो ये नहीं बोल सकते कि यार यार मेरा तो लाइट बंद हो गया, मैं बोल रहा था उसमें जनगण मन चालू हो गया,
तो लाइट कट गया, ये सब तो मतलब बीजेपी का इसमें कोई साजिश तो हो नहीं सकती, ये तो पूरा आपका है, क्योंकि आपके साथ आप बहुत ही डिसऑर्गेनाइज हो, आपको पता ही नहीं है कि प्रेजेंटेशन से लेकर कोई चीज की तैयारी कैसे होती है। आप चले जाते हो वक्त बोलने के लिए, आपको बोलना है बस, तथ्य हो ना हो कैसे हो। उन्होंने दिखाया कि भाई देखो कितना कागज है, 7 फुट का दिखा रहे थे वो, 3 लाइनें बनी हुई थी। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कितना वोटर लाइन बढ़ गया, कहीं पे बढ़ने से परेशान हो, कहीं के घटने से परेशान, बढ़ रहा है। तो आपको सवाल है कि भाई क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो वोटर आईडी भी बढ़ेगा। और घट रहा है क्योंकि आप ही के हिसाब से अगर चला जाए तो जितने लोग इधर उधर शिफ्ट हुए हैं, कोई नौकरी छोड़ दिया कहीं और शिफ्ट हो गया, तो उसके हिसाब से वो जो इलेक्शन कमीशन अपने वोटर जो लिस्ट है उसको फिर एक तरह से रिवाइज करेगा, और यही बिहार में चल रहा है। तो सबसे ये बड़ा बात है कि राहुल गांधी जिस तरह से हर चीज को एग्जेजरेट कर रहे हैं, और अजीत अंजू, राहुल गांधी का उन्होंने वीडियो भी बना दिया। मैं ऐसे ऐसे पत्रकार हैं जो मतलब आप मान के चलिए कि अगर राहुल गांधी जो महाराष्ट्र का है उसी का विरोध खुद बिहार में कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि हमने गया हमारा, अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बोला कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया और 6 महीने लग गए। इनको इनको लगा कि भाई हम हार गए, तो हम क्यों हार गए। इन्होंने एक और चीज बोली को मैंने इंटरनल सर्वे कराया था, हम जीत रहे थे, तो फिर कैसे हार गए। भाई इंटरनल सर्वे तो हर लोग कराते हैं, तो इंटरनल सर्वे से लोग जीत जाएंगे तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी बात बोला कि ओपिनियन पोल जो है हमें बता रहा था कि हम जीत गए, और बाद में हम हरियाणा में हार गए। तो भाई कई जगह तो बीजेपी को भी ओपिनियन पोल बता रहा था कि वो जीतेंगे, तब आप बोलते हो कि मीडिया से, क्योंकि मीडिया जानबूझ के एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल दिखाती है कि लोग मैनेज हो जाए उस हिसाब से कि हम चुनाव जब बाद में उसमें धांधली होगी तो वो जीत जाएंगे, तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, देखो भाई एग्जिट पोल ओपिनियन पोल इसी हिसाब से आ रहा था इसलिए हम जीत गए। तो आपके हिसाब से ओपिनियन पोल आता तो ठीक है, आपके हिसाब से नहीं आता तो ओपिनियन पोल जो है और जो मीडिया हाउसेज है वो फिक्स है पहले से। जितने भी एग्जिट पोल बना रहे हैं, ओपिनियन पोल बना रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं, उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह का जो मतलब आर्गुमेंट राहुल गांधी, मैं कह कि हम गए तो कोई मिला नहीं, तो मतलब है क्या जरूरत, मतलब आपको कोई मिला नहीं इसका मतलब कोई रहता नहीं है। तो पूरा जो मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लगा, तो मुझे ऐसा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि भाई उनका जो अजीत अंजुम इतना प्रभावित हो गए, वो मुझे ऐसा नहीं लगा। एक बड़े अपने को पत्रकार बनते हैं हम लोग, छोटे लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा मैं इतनी कमियां निकाल रहा हूं। अगर मैं बैठू एक एक पेन लेकर तो मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूं कि राहुल गांधी का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था बेसलेस था, कोई वजह नहीं थी। मतलब उनके हिसाब से वो जीत रहे हैं, और वैसे रिजल्ट आए तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट जो भी आ जाए खराब है। मतपेटी से अगर चुनाव हो रहा है, मतलब जो पेपर है उनके हिसाब से, बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो, और अगर वो नहीं जीते तो मतलब चोरी हो रही है वहां पे जो इलेक्शन, जैसे कि वहां पे हुआ पंजाब में, और ईवीएम से हो रहा है, अगर बिहार का ईवीएम खराब है। मतलब इन शॉर्ट में देखिए वो उनको चुनाव हारना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी एंगल से उनको चुनाव जीतना चाहिए, तभी सब चीज सभी व्यवस्थाएं सही है, नहीं तो सारी व्यवस्थाएं खराब है। ये मोटा मोटी ये तर्क है। और राहुल गांधी इसी चीज को बोलते बोलते मतलब इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बाकी उनके तो बंदे लोग लग गए होंगे, अभी देखिए सोशल मीडिया पे राहुल गांधी ने एकदम ये मतलब बवाल मचा दिया ऐसा करके। लेकिन इसीलिए देश की जनता जो है ना सब जानती है, और इसीलिए वो चुनाव जीत नहीं पाते, यही वजह है। और ऐसे मीडिया में जो अजीत अंजुम जैसे पिद्दी जो पत्रकार हैं, इस तरह के जो एजेंडा को लेकर चलाने का प्रयास करते हैं, आज इनकी भी अपनी गरिमा से लेकर विश्वसनीयता भी खोती जा रही है। और उससे ज्यादा एक सोशल मीडिया पे जो जो वीडियो बनाते हैं, जो नए जो लड़के अपने स्टडी के साथ जो पत्रकार की डिग्री भी नहीं लिए, और वो सब बना के वो इन लोगों से आगे बढ़ते जा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, फिर मिलेंगे किसी और आज के